कुछ चैप्टर्स हमेशा ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, जहां से हमें पता है कि 1000% श्योरिटी के साथ एक ना एक क्वेश्चन तो देगा ही। तो डेफिनेटली हम लोग उन सारे चैप्टर्स के ऊपर अगर बहुत ज्यादा फोर्स दे, अच्छे से पढ़ के जाए, पीवाई क्यू सारे के सारे देख के जाए, तो डेफिनेटली हम लोग एग्जाम में आंसर करके आ पाएंगे एंड डेफिनेटली हमारा कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगा। तो वैसे कुछ चैप्टर्स का नाम आज मैं लिखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वांटम मैकेनिक्स का, अगर मैं बात करूं क्वांटम मैकेनिक्स का, तो क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे चैप्टर्स में सबसे पहले जिसका नाम आता है दैट इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड 3D पोटेंशियल। एक क्वेश्चन हमेशा देते हैं वो लोग यहाँ से, एक ना एक क्वेश्चन तो रहेगा ही। आइदर तुम्हारा कम्यूटेशन रिलेशन के ऊपर आए, या साइमल्टेनियस आइगन वेक्टर के ऊपर आए, किसी के भी ऊपर आए, या एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के ऊपर आए, या एंगुलर मोमेंटम के साथ थोड़ा सा तुम्हारा हाइजेनबर्ग्स इक्वेशन ऑफ मोशन मिला के आए, तो डेफिनेटली एंगुलर मोमेंटम 3D पोटेंशियल से एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तुम्हारा परटर्बेशन से आएगा, परटर्बेशन, और वो टाइम डिपेंडेंट भी हो सकता है, टाइम डिपेंडेंट भी हो सकता है एंड इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। टाइम इंडिपेंडेंट में दो तरीके के होते हैं, एक नॉन डीजेनरेट, एक डीजेनरेट, नॉन डीजेनरेट, एक डीजेनरेट। और फिलहाल में सीएसआई नेट का जो पैटर्न दिख रहा है हमें, जो क्वेश्चंस का पैटर्न है उसमें स्कैटरिंग का क्वेश्चन हर एक साल में है, तो यहां से भी हम लोग एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तीन चैप्टर्स तुम्हें पढ़ के ही जाना है, एक्चुअली चार चैप्टर्स, क्योंकि यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट टाइम डिपेंडेंट दो अलग अलग चैप्टर हैं, ये तुम्हें पढ़ के ही जाना है। इसके अलावा भी अगर मैं एडिशन के तौर पे कुछ बता दूं, तो बहुत दिनों से क्वेश्चन नहीं आए हैं ऐसे कुछ चैप्टर्स में। सबसे पहले नाम आता है जिसका, वो है वेरिएशनल प्रिंसिपल। दूसरे में नाम आता है जेडब्ल्यू के भी, अप्रोक्सीमेशन। तीसरे में नाम आता है तुम्हारा आइडेंटिकल पार्टिकल्स। तो डेफिनेटली ये जो तीन चैप्टर्स हैं, यहां से बहुत साल हो गए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो मुझे ये लगता है कि इस बार के एग्जाम में डेफिनेटली जो भी लोग क्वेश्चन बनाने बैठेंगे उनको ये लग सकता है कि भाई इन तीनों चैप्टर से तो हम लोगों ने बहुत साल कुछ क्वेश्चन नहीं दिया है। तुम लोग अगर देखोगे जून 2024 या 2014, आई एम सॉरी, जून 14 16 या जून 15 या जून 17 या 18, इन सब टाइम के जो एग्जाम्स थे ना, वहां पे वेरिएशनल जेडब्ल्यू के भी हर साल एक ना एक, एक ना एक, एक ना एक ऐसे करके रहता था। अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें हर साल स्कैटरिंग के क्वेश्चंस हैं। तुम देखते जाओ, जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करो। फरवरी के 2020 में स्कैटरिंग से क्वेश्चन था, फिर नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम हुआ तुम्हारे उसमें, कब हुआ एग्जाम, नेक्स्ट तुम्हारे 2023 के जून में देखो, दिसंबर में देखो। 2023 के बाद 2024 का अभी जून में एग्जाम होगा। तो अभी ये जो लास्ट 3 या 4 साल है उसमें हर एक बार स्कैटरिंग का क्वेश्चन दिया गया है। तो डेफिनेटली अगर तुम इस बार भी पढ़ के जाओगे तो स्कैटरिंग से एक क्वेश्चन तो पक्का आ रहा है, परटर्बेशन से आएगा, एंगुलर मोमेंटम 3D पोटेंशियल से पक्का आ रहा है, गेट में आता है, जेस्ट में आता है, सीएसआर में भी आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इसके अलावा भी ये तीन चैप्टर देख के जाना, क्योंकि आई थिंक ये चैप्टर तो सिर्फ एक एक फॉर्मूला के ऊपर बेस है। आइडेंटिकल पार्टिकल्स के सिर्फ अगर पीवाई क्यूज भी कर लोगे बहुत है उसको करने के लिए। मैंने पीवाई क्यूज कराए हैं आइडेंटिकल पार्टिकल्स के ऊपर। तो डेफिनेटली अगर मैंने यूट्यूब में क्लासेस भी लिए हैं, सारे फ्री क्लासेस अवेलेबल है, तुम लोगों को किस बात की टेंशन है भाई। इसके अलावा अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स को छोड़ के मैं अगर ईएमटी की बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स की अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर दैट इज, मुझे लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है या आने का बहुत चांसेस है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू। बहुत दिनों से क्वेश्चन नहीं आया। दूसरा चैप्टर है तुम्हारा मेथड ऑफ इमेज, बहुत दिनों से क्वेश्चन नहीं आया, बट रिसेंटली क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मुझे लग रहा है कि इन दोनों में से आना ही आना है। नंबर 3 डेफिनेटली तुम लोग बता सकते हो, मैग्नेटिक इंडक्शन। बीच में एक ट्रेंड आया था कि हर एक साल में एक एक करके मैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन था, अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है, बट दिसंबर में शायद नहीं आया था मैग्नेटिक इंडक्शन से, तो इस बार जून में आने का बहुत चांसेस है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन प्लीज अच्छे से पढ़ के जाना।
बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नंबर 4 जो तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वहां पे इट्स अ वेरी वास्ट चैप्टर, बट मैं पूरे ऐसे नहीं लिखूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें भी मैं बता रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक तुम्हारे इंपॉर्टेंट है वो वाला पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ के जाओ। नंबर 2 ईएम वेव इन डाइलेक्ट्रिक, TRIC डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टिंग मीडियम। एक हो गया, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 में देखो, इसके बाद तुम्हारा जो चीज इंपॉर्टेंट है पॉइंटिंग वेक्टर हो गया, डायलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मीडियम हो गया। इसके बाद तुम्हारा जो आता है दैट इज कॉल्ड, इसके बाद तुम्हारा रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। ईएम वेव रिफ्लेक्ट करेगा तो कितना पोर्शन उसका अगर आएगा गिरेगा, कितना पोर्शन रिफ्लेक्ट करेगा, कितना पोर्शन ट्रांसमिट करेगा। तो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत दिनों से नहीं आया है। लास्ट क्वेश्चन मैंने देखा था शायद गेट 2022 में, उसके बाद से नहीं आया है। नंबर 3, उसके बाद नंबर 4 वेव गाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव गाइड से क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 5 जो है तुम्हारा दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, इन चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम्हें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन दे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का 3 भाग है, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटोस्टैट और तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोस्टैट से कुछ भी आएगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैट से तू कर सकता है, इलेक्ट्रोस्टैट से बाउंड्री वाले बता दिया, मेथड ऑफ इमेजेस बता दिया। इसके अलावा अगर कैपेसिटर आएगा तो कैपेसिटर तेरी जान पहचान की चीजें हैं, क्लास 11 12 से पढ़ते हुए आ रहे हो। अगर तुम्हें मान लो गॉसेस लॉ के ऊपर कुछ दे दिया, कर सकते हो। पोलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलराइजेशन तो आई शुड डेफिनेटली मेंशन। एक्चुअली पता है क्या है कि ये जो दो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, इतने बड़े सब्जेक्ट है और इतने सारे क्वेश्चंस आने की जगह है। कोई बच्चा अगर बहुत अच्छे से पढ़े तो इन सब्जेक्ट में आई थिंक 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 70 मार्क्स तो यहाँ से आ जाते हैं। 35 भी ना आए, चल मान लिया मैंने मान लिया 20 या 25 मार्क्स के क्वेश्चन है, फिर भी अगर 25 मार्क्स के भी आए तो 50 मार्क्स का तो तुम्हारा यहाँ से आ जा रहा है। ठीक है, बाकी 50 मार्क्स तुम्हें बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ के निकालने हैं। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में अगर ये पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली आई थिंक इट्स मोर देन, मोर देन। इसके अलावा भी मैं कहूंगा पीवाई क्यूज तो डेफिनेटली सारे के सारे करके जाओ। इसके अलावा मैं तुम्हें कहूंगा अगर इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात, तुम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करोगे, क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ चीजें हैं जो पैटर्न बन चुका है। मैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स को लेकर बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अलावा अगर मैं प्रेडिक्ट करूं तो STR क्वेश्चन आता ही आता है यहां से। ओके, यहां पे मैं एक चीज मेंशन करना भूल गया, यहां पे रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स, रिलेटिविस्टिक ED से क्वेश्चन आता है, गॉस ट्रांसफॉर्मेशन। रिलेटिविस्टिक ED से लास्ट बार क्वेश्चन आया था जो जून का एग्जाम में आ गया, गॉस ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत दिनों से नहीं आया है क्वेश्चन। तो प्लीज गॉस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ के जाओ, 5 6 7। गॉस ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसान है, आधे घंटे देखोगे सारे के सारे पीवाईक्यू कर दोगे। अगर रिलेटिविस्टिक ED बहुत आसान है, कुछ गिने चुने से फॉर्मूला है, आधे घंटे देखोगे सारे के सारे पीवाईक्यू कर दोगे। पोलराइजेशन बहुत आसान है, तो ये सारे के सारे चैप्टर्स प्लीज करके जाओ, क्योंकि क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है और तुम्हारा पूरा 25 का 25 मार्क्स तुम्हारे पॉकेट में आ जाएगा। इसके अलावा क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करूं तो STR स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आता ही है। सेंट्रल फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक ना एक क्वेश्चन तो देगा ही देगा, डेफिनेटली देगा। नंबर 3 यहां पे थोड़ा सा देखना पड़ता है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की एक ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया, प्रूफ करने के लिए बोला दिखाओ ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये एक आ सकता है। नंबर 4 तुम्हारा जो आ सकता है दैट इज कॉल्ड, जो तुम्हारा वो होता है क्या बोलते हैं उसे, कॉन्सेप्ट क्वांटिटीज के ऊपर। मतलब हैमिल्टोनियन के एक्सप्रेशन दे दिया या लैग्रेंजियन के एक्सप्रेशन दे दिया, बोला गया कि कौन से क्वांटिटीज कंजर्व्ड होंगे, ऐसा पूछ सकते हैं। ऐसे टाइप से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिनों से आया भी नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो ये तुम्हारा आ सकता है। इसके अलावा स्मॉल ऑसिलेशन, और एक टाइप का क्वेश्चन बहुत मशहूर है, लाग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन, नहीं तो हैमिल्टोनियन से लाग्रेंजियन, ये दोनों देने के लिए बोल सकते हैं। या किसी एक सिस्टम देके बोल दिया गया इसका हैमिल्टोनियन क्या होगा, किसी एक सिस्टम देके बोल दिया गया लाग्रेंजियन क्या होगा, या लाग्रेंजियन दे दिया गया हैमिल्टोनियन बताओ, हैमिल्टोनियन दे दिया गया लाग्रेंजियन बताओ, ये आ सकता है। और आ सकता है तुम्हारा जनरलाइज्ड, जो तुम्हारा जनरेटिंग फंक्शन है,
बट आने के चांसेस बहुत कम है, इसको इतना ध्यान में मत दो। बट ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको रहने ही दे, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको तो डेफिनेटली पढ़ के जाओ। कभी पूछते एक हैमिल्टोनियन दे दिया या लाग्रेंजियन दे दिया, पूछा गया एलएक्स कॉन्सेप्ट होगा, एलवाई कॉन्सेप्ट होगा, एलजेड कॉन्सेप्ट होगा, पीएक्स कॉन्सेप्ट होगा, पीवाई कॉन्सेप्ट होगा, पीजेड कॉन्सेप्ट होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा ये पूछते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्वांटिटीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर देना है तुम्हें। क्लासिकल मैकेनिक्स के अलावा अगर मैं स्टैट मेक की बात करूं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करूं, भाई सबसे पहले लिखूंगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन आएगा ही, क्योंकि लास्ट टाइम आया था। हर बार ऐसा होता है कि आइदर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन देते हैं नहीं तो ब्लैक बॉडी देते हैं। शायद फरवरी 2022 में ही ब्लैक बॉडी भी आया था, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन भी आया था। लास्ट टाइम जो तेरा दिसंबर का एग्जाम था उसमें बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन आया था, तो मुझे तो इस बार बहुत लग रहा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन आएगा। इसके बाद नंबर 3 में तुम कर सकते हो ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। ज्यादा कुछ पढ़ने की नहीं है, आइडियल गैस पढ़ लेना ग्रैंड कैनोनिकल में, एंड तुम एलएचओ पढ़ लेना, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ लेना, क्वांटम में भी क्लासिकल में भी। नंबर 4 कैनोनिकल एंसेंबल तो सबको पता है, इसमें भी ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूं क्या पढ़ोगे। आइडियल गैस, क्लासिकल सिस्टम ऑफ कोर्स, एलएचओ, क्वांटम भी पढ़ना है, क्लासिकल एलएचओ भी पढ़ना है। नंबर 3 कैनोनिकल एंसेंबल में तुम पढ़ोगे स्पिन सिस्टम, स्पिन सिस्टम पढ़ना है। नंबर 4 स्पिन सिस्टम के बाद तुम्हारा आता है फोटोन गैस, फोटोन गैस को भी कैनोनिकल एंसेंबल में करके पार्टिकल फंक्शन वगैरह देख लेना। और इसके अलावा ओके 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 डायटोमिक मॉलिक्यूल, इतनी ही चीजें पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड आइजेंस्टीन, बस। और नंबर 6 में फर्मियन का अरेंजमेंट, बोसॉन का अरेंजमेंट, उससे कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आते हैं, दैट्स बोसॉन एंड फर्मियन अरेंजमेंट। वो 3 फॉर्मूला है, वो 3 फॉर्मूला देख लोगे तो ये बोसॉन फर्मियन अरेंजमेंट कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 3 फॉर्मूला है, मैंने बहुत बार यूट्यूब में लिखवा दिया है, वो 3 फॉर्मूला देख लोगे तो ये चीजें बहुत आसान है, बोसॉन फर्मियन एंड क्लासिकल पार्टिकल। बोसॉन का अरेंजमेंट, एनर्जी स्टेट दे दी गया, 2 2 बोसॉन है कैसे अरेंज करोगे, फर्मियन 2 है 3 है कैसे अरेंज करोगे, क्लासिकल पार्टिकल कैसे अरेंज करोगे, उनके लिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होगा, माइक्रोस्टेट पता है तो एंट्रोपी कैसे निकालोगे माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल से। तो ये सारी चीजें आ सकते हैं। आइजिंग स्पिन तो आता ही आता है, लास्ट बार नहीं आया था तो इस बार आने का चांसेस है। मैंने देखा था आइजिंग स्पिन आने को 2023 के जून के एग्जाम में, तो 2024 में भी जून में आइजिंग स्पिन आ सकता है। कैनोनिकल एंसेंबल में इतना ही पढ़ना, ग्रैंड कैनोनिकल में सिर्फ ये 2 पढ़ोगे चल जाएगा। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन प्लीज पढ़ के जाओ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्लीज पढ़ के जाओ। तो ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हो गया। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तुम्हारा, स्टैटिस्टिकल के अलावा अगर मैं तुझे बोलूं कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, इसमें बहुत क्वेश्चन आने का जगह है। सबसे पहले तो एक्स रे डिफ्रैक्शन, यहां से क्या आएगा, कौन से प्लेन्स अलाउड है, ठीक है। एफसीसी के लिए कौन से प्लेन्स अलाउड है, बीसीसी के लिए कौन से प्लेन्स अलाउड है, एफसी के लिए कौन से, एससी के लिए कौन से प्लेन्स अलाउड है, एनएसीएल के लिए कौन से प्लेन्स अलाउड है, केसीएल के लिए कौन से प्लेन्स अलाउड है, सीएससीएल के लिए कौन से प्लेन्स अलाउड है, डायमंड क्यूबिक के लिए कौन से प्लेन्स अलाउड है, ये सारी चीज डिटेल में देख के जाओ। इसके अलावा तुम्हारा ब्रिलुआ जोन निकालना, ब्रिलुआ जोन निकालते हैं कैसे, कैसे ब्रिलुआ जोन निकालोगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो हनीकॉम्ब लैटिक है। हनीकॉम्ब लैटिक के लिए कैसे ब्रिलुआ जोन निकालोगे, उसका वो क्या होगा, हनीकॉम्ब लैटिक के लिए रेसिप्रोकल लैटिक वेक्टर्स क्या आते हैं, विग्नर सेज सेल का तुम्हारा एरिया क्या होता है। तुम्हें पता होगा कि पहला जो विग्नर सेज सेल होता है, फर्स्ट विग्नर सेज सेल इज द ब्रिलुआ जोन, तो उस सेल का एरिया क्या होगा, उसके लिए रेसिप्रोकल लैटिक कैसे निकालोगे, इन सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर तो पता नहीं कितनी बार सीएसआर में 2 बार आया था, एक क्वेश्चन आया था तुम्हारा गेट का 23 का एग्जाम। तो हनीकॉम्ब लैटिक और ब्रिलुआ जोन के बीच में तो बहुत ही ज्यादा प्यारा सा संबंध है, उन लोगों को बहुत पसंद है। रेसिप्रोकल लैटिक निकालने देते हैं हनीकॉम्ब लैटिक का एरिया निकाल दो फर्स्ट ब्रिलुआ जोन का, हनीकॉम्ब फर्स्ट ब्रिलुआ जोन मतलब फर्स्ट विग्नर सेज सेल। और उसके बाद तुम्हारा क्या पूछते हैं, तुम्हारा बीसीसी एफसीसी एससी इनका ब्रिलुआ जोन पूछ लेते हैं,
ठीक है, इनके रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर पूछते हैं, इनका प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम पूछते हैं इन द रेसिप्रोकल लैटिस, ये सब पूछते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना बीसीसी, एफसीसी एंड एससी, इनका प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम बोथ इन डायरेक्ट स्पेस एंड इन रेसिप्रोकल स्पेस, इसमें ध्यान रखना। इसका प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम डायरेक्ट स्पेस में ध्यान रखना, रेसिप्रोकल स्पेस में ध्यान रखना। इसका प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम डायरेक्ट स्पेस में, रेसिप्रोकल स्पेस में ध्यान रखना। इसका प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम डायरेक्ट स्पेस, रेसिप्रोकल स्पेस में ध्यान रखना। तुम लोग बीसीसी एफसीसी का जो सेल देखते हो ना, ऐसा वाला जो सेल तुम बनाते हो कि बीच में यहाँ पे बीसीसी का वो है 8 कॉर्नर में 8 एटम्स है, वो प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं है, उसका डेफिनेटली वॉल्यूम एक क्यूब आएगा, लेकिन वो प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम नहीं है। प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स 1 होना चाहिए, ये ध्यान रहे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 नहीं होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स 1 होना चाहिए। तो बीसीसी एफसीसी और एससी के लिए प्रिमिटिव यूनिट सेल बोथ इन डायरेक्ट लैटिस एंड इन रेसिप्रोकल लैटिस देख लेना। तो ये सारी चीजें आ सकते हैं। इसके अलावा मान ले नंबर 3 में डेफिनेटली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब इसमें तेरा क्या आ सकता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पूछा गया। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के बाद एवरेज एनर्जी वगैरह पूछा जा सकता है। स्पेसिफिक हीट इन 1D 2D 3D, उससे तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैसे वेरी करेगा, टोटल स्पेसिफिक हीट कैसे वेरी करेगा, टोटल एनर्जी कैसे वेरी करेगा टेम्परेचर के साथ, ये सारी चीजें तुमसे पूछा जाता है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स G ऑफ E कैसे वेरी करेगा टोटल एनर्जी के साथ, e टू द पावर ऑफ d by s minus 1, जहां पे d डायमेंशन, s तुम्हारा है k के साथ प्रोपोर्शनलिटी, k अगर e तुम्हारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल k टू द पावर ऑफ s है, k तुम्हारा वेव वेक्टर, तो e is d by s minus 1, ये ऐसा तुम्हारा प्रोपोर्शनलिटी होगा। तो ये सारी चीजें तुम लोग को देखना है यहाँ पे। और स्पेसिफिक हीट एक बार हो गया, मतलब d by 3 1D 2D 3D में तुम सारे के सारे वैल्यूज देख लिए। इसके बाद तुम्हारा था बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी में सिर्फ दो ही चीज है, एक तो टाइट बाइंडिंग और एक है तुम्हारा वो वाला निकालना, इफेक्टिव मास टेंसर। बस इन दो चीज देख लो, टाइट बाइंडिंग देख लो। टाइट बाइंडिंग में सारे के लिए देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्यूबिक के लिए देखो, बीसीसी के लिए देखो और एफसीसी के लिए देखो। टाइट बाइंडिंग के एक्सप्रेशन देख लेना, वो जो तुम्हारा वो क्या कहते हैं डिस्पर्शन रिलेशन आता है, डिस्पर्शन रिलेशन देख लो। फिर इफेक्टिव मास कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव मास टेंसर कैसे निकालते हैं, ये दो चीज देख लो, हो गया तुम्हारा बैंड थ्योरी। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक हीट में 1D 2D 3D में डिवाइस थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट फॉर क्लासिकल सिस्टम, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट का एक्सप्रेशन देख लो। ये डिपेंडेंसी को अच्छे से देख लेना, 2D में डिपेंडेंसी पूछते हैं, 3D में डिपेंडेंसी पूछते हैं, 1D में डिपेंडेंसी पूछते हैं, ये देख लो। और एक चीज एक्स्ट्रा देख लो, दैट इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। और एक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर यहां से पूछने का, सीएसआर में पूछने का चांसेस बहुत कम है, यूजुअली गेट में ज्यादा पूछते हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी देख के जाओ, आई थिंक तुम्हारा कंडेंस मैटर हो जाएगा, इससे अलावा ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो यही चीज वगैरह देखते रहो। और इसके अलावा अगर तुम एटॉमिक फिजिक्स वगैरह बोलोगे, वहां पे भी सेम चीजें हैं, बट एटॉमिक फिजिक्स तो मैं नहीं पढ़ाता, तो मैम बताएंगी। बट एटॉमिक फिजिक्स में भी तुम लोग जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है वो बहुत अच्छे से देख के जाओ। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा बहुत अच्छे देखो, सब कुछ देख के जाओ। मॉलिक्यूलर स्पेस में डायटोमिक मॉलिक्यूल का रोटेशन, डायटोमिक मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन, ये सारे देख के जाओ। रामन इफेक्ट देख के जाओ। और नंबर 2 में जो तुम्हारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में तुम लोग सारे के सारे चीजें देख सकते हो, जैसे कि मोस्टली तो एलियस कपलिंग, हुन्स रूल, जीमैन इफेक्ट, ये सब देख के जाओ। अगर मैं मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करूं, मैथमेटिकल फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देगा ही। कॉम्प्लेक्स नंबर के बिना पेपर नहीं बन सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन वेक्टर से आएगा, एक क्वेश्चन मैट्रिक्स से आएगा, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल मेथड से आएगा, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल मेथड से आएगा, एक क्वेश्चन तुम्हारा फूरियर ट्रांसफॉर्म के लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से देगा। दैट्स ऑल, हो गया मैथमेटिकल फिजिक्स। तो इन सारे चैप्टर से मुझे पता है कि क्वेश्चन आए, तो मैं क्यों ना पढ़ के जाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि और एक एक क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे या 3.5, तो आ गए मेरे हाथ में मार्क्स। तो ऐसे ही पढ़ते रहो। आई थिंक एग्जाम क्रैक करना इट्स नॉट अ बिग डील। तो मैंने सारे जो चैप्टर्स बता दिए हैं, तुम लोग अगर ऐसा लगता है कि कुछ चीजें समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछो, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर और डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।